should start meeting. Uh, Today's topic is very important. आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। और अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है। इसकी तमाम रहमतें और तमाम बरकतें से आपको फैज़ याब कर सके अल्लाह ताला। इस टॉपिक के हिसाब से एज ए डॉक्टर, जैसे इल्मुल अदियान है ऐसे इल्मुल अब्दान है, तो जैसे उलमा अपने शरई मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, इस तरह हम भी अपने एज ए डॉक्टर हम मेडिकल एस्पेक्ट के हिसाब से रोज़ा क्यों अहम है और उसके क्या फ़वाद हैं, हमने इसको स्टार्ट किया। और प्रोफेसर साहिर अफजल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर इन्होंने इस चीज़ प्रोग्राम को अरेंज किया। और प्रोफेसर साहिरा अफजल जहाँ पे प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन है, वहाँ पे डीन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है। तो उनके साथ उनके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा उस्मान, शी इज़ वेरी यंग लेडी एंड एक्सपर्ट्स इन द पब्लिक हेल्थ, शी इज़ एक्सपर्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ and she is expert in the nutrition, especially working in the maternity and child health sciences in Institute of Public Health Sciences. So before starting today's program, I will request Professor Rashid Mahmood Saab to recite the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون। ये सूरतुल बकरा की आयत 184 थी। इसका मफ़हूमी तर्जुमा है, चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। और जो लोग रोजा रखने की कुदरत रखते हो और फिर ना रखें तो वो एक फिदिया दें। एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। और जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि रोज़ा रखो। मैं प्रोफेसर मुलाजिम साहब की इजाज़त से इसकी थोड़ी सी तफसील बयान कर दूं। हम दोनों ने डिस्कशन से ये आयत चुनी है। ये 183 सूरत बकरा से लेके 185 86 तक सारे ये रोज़े के अहकामात के फ़र्ज़ हैं। ये जो आयत है इसको बहुत लोग मिसरीड करते हैं। ये जब रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, इनिशियली तो ऑप्शन थी कि आप रोज़ा रख लें या मिस्कीन को खाना खिला दें, और खाने से अगर ज़्यादा दे दें तो बेहतर है, और उससे भी बेहतर ये है कि रोज़ा है। यानी और जो अभी आज हमें बताया जाएगा, और अब मेडिकल साइंस आ रही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और रोज़े रखें, तो फिर उसके बाद अगली आयतों में उसकी मुकम्मल तफसीलात आ गई कि रोज़ा रमज़ान में हर उस वक्त में फ़र्ज़ है। अगर आप बीमारी में या सफ़र में हैं तो नहीं रख सकते, तो आप बाद में रखेंगे। तो ये इसकी थोड़ी-सी तौज़ीह ज़रूरी थी। और तुम्हारे इलाक में रोज़ा बेहतर है, अगर इवन ऑप्शन दे भी दी जाए तब भी रोज़ा बेहतर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह प्रोफेसर राशिद महमूद सर, नो डाउट बहुत खूबसूरत आयत। आपको इस आयत से मुझे याद आया कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात पैदा किए हैं, और उनमें से जो हमें इल्म है वो तकरीबन 124 18 किस्म की मखलूक़ात हैं। तो उनके बारे में 118 मखलूक़ात का हमें इल्म है। इससे ज़्यादा मखलूक़ात और भी हैं जिसे हमें इल्म नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत किस्म की जो वो बनाई है, इतनी खूबसूरत की मखलूक बनाई है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ये नहीं चाहेगा कि उनके बारे में कोई उसको तकलीफ़ पहुँचे। ये रोज़ा भी, इसकी कुछ अहमियत है, इसकी खूबसूरती है, इसकी हकीकत है जो कुरान मजीद में भी बयान की गई है। और उसकी तिबी हवाले से आज हम इसको बारे डिस्कस डिस्कस करेंगे।
ये जो 124वां हमारा वेबिनार है, ये इन कोलेबोरेशन टू द वुमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अहमदाबाद, इसके बाद मेडिकल वुमेन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसके बाद साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोलॉजी, पाकिस्तान फिजियोलॉजी सोसाइटी एंड पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजी की जानिब से है। हमारे ये प्रोग्राम हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और इसके बाद हमारे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स और इसके बाद इसको सुनते रहते हैं। तो मैं आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर आयशा उस्मान का और प्रोफेसर सायरा अफजल का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इस कम वक्त में अपनी मसरूफियत के बावजूद रोज़े की अहमियत, तबी अहमियत के बारे में उन्होंने वक्त निकाला। ओवर टू यू डॉक्टर आयशा उस्मान। थैंक यू सर। सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक। और मैं आई एम सो थैंकफुल फॉर हुसैन बुखारी साहब एंड डॉक्टर सायरा अफजल because she has been always very encouraging and providing opportunities to our young generation। और वो हमारी उस्ताद भी हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि एक फेस टू फेस डिस्कशन रख ली जाए इस टॉपिक के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं कि, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग ऑन हेल्थ, मेडिकल इम्पैक्ट्स क्या है फास्टिंग के। सो एक चीज जो है मैं कि हमारे माइंड में जो फास्टिंग है वो क्या है, कि कितने घंटों की फास्टिंग को हम बेसिकली ऑफिशियली फास्टिंग कहते हैं। कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि इफ अ पर्सन इज has not eaten anything for past 6 to 8 hours, तो he says that I am fasting। so 6-8 घंटे भूखा रहने को हम फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं कहते। इसके डिफरेंट टाइम जोन्स हैं और हर फास्टिंग के अपने इम्पैक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर। सबसे पहले तो फास्टिंग का जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारी बॉडी पे आता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि आप कितने घंटों के बाद हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है फास्टिंग को लेके। सो वी ऑल नो डेट वेन एवर वी ईट समथिंग, तो उसके घंटे आधे घंटे के बाद ब्लड शुगर स्पाइक्स करते हैं। इन रिटर्न इंसुलिन रिलीज होता है बॉडी में, और ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है मसल्स में, और फैट स्टोरेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उसके बाद 6 to 8 hours of after the fast person has not eaten anything, तो he feels like that his blood sugar is dropping and he craves to eat something or drink something। so उसके बाद अगर कह लें कि अभी आप बंदा कुछ भी नहीं खा रहा, 6 से 8 घंटे गुजर गए हैं और 12 घंटे हो गए हैं उस, तो हम 12 आवर्स के बाद ऑफिशियली हम कहते हैं कि नाउ दिस इज द फास्टिंग जोन, फास्टिंग फेज। एटलीस्ट 12 आवर्स अगर कोई कुछ नहीं खा रहा तो फिर हम उसको फास्टिंग डिक्लेयर करते हैं, और देन द पर्सन इज ऑफिशियली एट द फास्टिंग स्टेट। अब इस टाइम में जब 12 घंटे गुजर गए हैं, अब बॉडी के अंदर क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसिंग चल रही है, बॉडी उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है वो समझना। क्योंकि 12 घंटे के बाद ऑब्वियसली इंसुलिन में सिग्निफिकेंटली ड्रॉप आता है, और जब सिग्निफिकेंटली एक पॉइंट पे इंसुलिन ड्रॉप हो जाता है तो क्या होता है कि लिवर जो है हमारी, जो फैट डिपोजिशन ऑलरेडी डिफरेंट पार्ट्स में हुई थी, उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है कीटोन्स में। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट कीटोन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू ग्लूकोज। सो कीटोन्स आपकी बॉडी में, और एक BDNF ब्रेन में प्रोड्यूस होता है जो कि ब्रेन डिराइव न्यूट्रोट्रॉपिक फैक्टर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम मेमोरी। उसके बाद अब 12 घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए, अब 20 आवर्स हो गए पेशेंट को, पेशेंट नहीं बोलूँगी सॉरी, ह्यूमन पर्सन को फास्टिंग में, कि उसको 20 घंटे हो गए और उसने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है। तो अब हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। इस पॉइंट पे बॉडी हमारी एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट करना स्टार्ट करती है। And don't scare of such big words. This is very important factor in our body which can prevent us from the various chronic diseases. And along with endogenous antioxidants, it starts the process of autophagy. So what is autophagy? It is basically a Greek word which means self-eating.
So what does the autophagy do in our body? Just keep in mind that human body is entirely sophisticated and it doesn't start eating all the cells. Prioritize eating those cells which are old and damaged. So आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है और ये इसका क्या रोल है कि that it starts eating the old and the damaged cells. So what can it do? It can prevent the aging related diseases, and also if there are some cancerous cells, it can eat that. So you can see कि fasting का कितना important impact है हमारी body के ऊपर. Not just कि उसको एक हमने consider किया हुआ है कि that fasting helps in weight loss, fasting helps in fat reduction. इसको अगर हम if we see it in the broader aspects, so there are many medical importance of fasting for us, and especially जैसे कि प्रोफेसर राशिद साहब ने एक आयत पढ़ी और इसमें तर्जुमा था कि अल्लाह ने कहा है कि जो लोग रोजा रख सकते हैं, जो समझते हैं कि हम रख सकते हैं, वो जरूर रखें. एज का या किसी खास बीमारी का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इस बात को कहा गया है कि जिनको लगता है कि वो रख सकते हैं, वो जरूर रखें. और इफ वी सी कि ओल्ड पीपल अगर रोजा रखते हैं तो उनके लिए until unless he have or she have some any chronic disease, तो वो बिल्कुल रख सकते हैं because it's very important that, and it's I think कि अगर तो naturally हो रहा है जिससे हमें इस्तेफादा हासिल हो सकता है कि वो आपके ओल्ड सेल्स को, डैमेज सेल्स को ईट करना स्टार्ट कर दे, तो ऑटोमेटिकली उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं. इफ आई समराइज द मेडिकल इम्पैक्ट्स ऑफ फास्टिंग, तो सबसे पहले वी ऑल नो दैट इट हेल्प्स इन वेट लॉस एंड फैट रिडक्शन. हार्मोनल रेगुलेशन में इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. And the patients who have blood pressure problem, so it's very essential that it can improve the vascular health, and it decreases the sort patients of blood pressure patient, hypertension patients, and even it's lower down the bad cholesterol and triglycerides. Moreover, it's very important in reducing the inflammation and oxidative stress inside the body. As I already mentioned, the process which happens after 20 hours in our body, that endogenous antioxidants are being produced. So ultimately, it reduces the inflammation inside the body and the risk of atherosclerosis also. And I already mentioned that BDNF factor is being produced inside the brain, which enhances the memory and the learning power of the body, human being. Moreover, it increases the endorphin production inside the body, which we all know that it's very important in mood. मूड बहुत अच्छा रहता है. नॉर्मली देखा गया है कि अगर किसी इंसान को 10 घंटे 12 घंटे तक कुछ खाने को ना, गुस्सा आना शुरू हो जाता है. उसका एक अलग से एक मैकेनिज्म है, लेकिन उसका यही एक है कि आप जब सुबह सहरी करते हैं तो उसमें इस चीज का लाजमी ख्याल रखें कि आप बैलेंस डाइट लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन इंक्लूड होना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन है, और कुछ लोग जो है पराठा खाना नहीं पसंद करते, रोटी खाना नहीं पसंद करते, सिर्फ दही के साथ रोजा रख लेते हैं कुछ लोग, या प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हैं सहरी के टाइम. तो इट्स नॉट गुड. बेहतर यही है कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार ज़्यादा रखें, क्योंकि अगर किसी ने 12 घंटे रोज़ा रखना है, 20 घंटे की फास्टिंग करनी है, तो उसमें ये होगा कि उनके जो मूड है, उनको जो फटीग होती है या गुस्सा आना शुरू हो जाता है, अफ्तारी से पहले देखने को नहीं उनको मिलेगा अगर बैलेंस डाइट वो अपनी सहरी में रख रहे हैं, खासतौर पे कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार अच्छी रख रहे हैं. तो उसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि जब हमारा फास्टिंग जोन में होते हैं तो हमारे जो गट के बैक्टीरिया हैं उनको एक बहुत टाइम मिल जाता है ग्रो करने का. वो सपोर्ट करता है उनकी ग्रोथ में बेनिफिशियल गट की बैक्टीरिया की, जिससे डाइजेशन हमारी बहुत इम्प्रूव होती है और लिवर डिटॉक्सिफाई होता है. सो आई हैव समराइज्ड ऑल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग व्हिच कैन हेल्प अस. और जो लोग रख सकते हैं फास्टिंग, जो लोग रोजा रख सकते हैं,
उनको लाजमी रखना चाहिए until उनको कोई इस तरह की इलनेस नहीं है। Just somebody has asked the question, and I think that once we summarize this session, then we can have a question answer session, and whoever wants to ask some question, then I can answer those questions. So Question answer. I will request Professor Saira Afzal to give your comments. Professor Saira Afzal. thank you so much, sir. जी, प्रोफेसर सायरा अफजल। ओके, इसी दौरान में डॉक्टर सायरा अफजल आती है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सवाल करते हैं लोग। जी, प्रोफेसर सायरा अफजल अभी अनम्यूटेड है। डॉक्टर सायरा, आप अनम्यूट करें। अच्छा, ये बताएं कि शुगर के मरीज़ भी, डायबिटीज़ के मरीज़ भी रोज़ा रख सकते हैं और किस तरह रख सकते हैं? जी, अच्छा, डायबिटीज का ऐसा है कि हमारे पास जैसे कि पता है टाइप 1 डायबिटीज है और टाइप 2 डायबिटीज है। तो जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो कि मोस्टली इंसुलिन पे होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके चांस ग्लाइसेमिक स्टेज में जाने के और कीटोएसिडोसिस में जाने के, तो वो उनको हम कहते हैं कि अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करें। जहाँ टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स की बात है, वो बिल्कुल रख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अनटिल अनलेस वो एक प्रॉपर डाइट सहरी के टाइम, और अगर वो किसी इंसुलिन पे हैं या मेडिकेशन पे हैं, तो उसमें होता है कि फिर डॉक्टर्स हम की वो डोजेस एडजस्ट करके, तो हम उनको कहते हैं कि आप बिल्कुल रख सकते हैं। 1-2 दिन वो अपनी फास्टिंग और सहरी से पहले शुगर चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि उनकी शुगर लेवल्स जो हैं किस तरह से हैं। अगर तो ठीक है तो दैट्स वेरी परफेक्ट, लेकिन अगर कम होती है तो फिर इंसुलिन या मेडिसिन जो वो ले रहे हैं वो एडजस्ट करके बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। आई गेस इसमें बहुत बेहतरीन फ़वाइद हासिल होते हैं, ख़ासतौर पे डायबिटिक पेशेंट्स को, कि उनकी बहुत अच्छी जो है, कहते हैं कि एक रेंज हो जाती है। और इवन के आफ्टर रमज़ान, जब रमज़ान गुजर जाता है, वो फील अक्सर पेशेंट्स करते हैं कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अनटिल अनलेस कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको डायबिटीज़ के साथ कोई और भी क्रॉनिक डिजीज़ है, उसको फिर हम कहते हैं कि हम उनको मॉनिटर करते हैं और एडवाइस उनके अकॉर्डिंग, उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन उनके लिए एडवाइस जो है वो ये की जाती है कि जब आपने सहरी करनी है, एज ए ऑलरेडी मेंशन्ड, एक बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स का हो, फैट्स का हो, तो वो फिर, और अब तो जिस तरह हमारे अब सर्दियों के रोजे हैं तो 12 घंटे ऑलमोस्ट बनते हैं, तो उसमें तो आई सजेस्ट कि उनको लाजमी रखना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक डायबिटीज़ का है ना, डायबिटीज़ को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डायबिटीज़ ने ना डायबिटीज़ के पेशेंट को ना टाइप 2 को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक है लो रिस्क है, एक है मॉडरेट रिस्क है, एक हाई रिस्क है, इसके वेरी हाई रिस्क है। लो रिस्क वो होते हैं कि जिनकी जो HbA1c जो है वो तकरीबन होती है 7 से नीचे नीचे, और उन सिर्फ मेटफॉर्मिन या दूसरी ड्रग्स के ऊपर होती हैं या ड्रग के ऊपर नहीं होती। ऐसे लोगों को फ़ायदा भी होता है और ऐसे लोगों को रोज़ा रखना चाहिए जो लो रिस्क पे होते हैं। इसके बाद मॉडरेट रिस्क पे आ जाते हैं। मॉडरेट रिस्क पे होते हैं कि उनकी जो HbA1c है वो 7 के करीब करीब है, लेकिन 8 से कहीं हो, 8 और 7 के करीब करीब है। और वो एक्सरसाइज और उसके साथ साथ मेटफॉर्मिन और जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं उसके ऊपर है, लेकिन इंसुलिन पे नहीं है वो। ऐसे लोग भी जो मॉडरेट रिस्क पे हैं वो भी रोज़ा रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा ग्रुप आता है हाई रिस्क, और चौथा ग्रुप है वेरी हाई रिस्क। हाई रिस्क वो होता है कि जिनको इंसुलिन पे हैं, और अगर इंसुलिन पे ऊपर जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा, तो जब हाइपोग्लाइसीमिया के साथ जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कीटोसिस ज़्यादा होगी, और उसके ऊपर कीटो एसिडोसिस होती है। तो ऐसे लोगों को जो हाई रिस्क पे हैं और इंसुलिन पे हैं, लेकिन उनको प्रीवियसली हाइपोग्लाइसीमिक अटैक नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए क्या रोज़ा रखना है या नहीं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया, और अभी हमने पढ़ी भी सही आयत, ऐसे लोगों के लिए एक रियायत है कि इसके बाद है वेरी हाई रिस्क। वेरी हाई रिस्क है कि जिनका HbA1c जो है
वो 8 से 16 के दरमियान है, और वो पिछली साबका हिस्ट्री है उनकी, कई दफ़ा हाइपोग्लाइसेमिक अटैक होता है। तो ख़ास तौर पे जो लोग आजकल अकेले रहते हैं, घरों में रहते हैं, रोज़ा रख के सो जाते हैं, और डायबिटिक हैं और हाई रिस्क पे हैं या वेरी हाई रिस्क पे हैं, तो यानी 4 बजे या 5 बजे सोते हैं, तो उनके ऊपर हाइपोग्लाइसेमिक अटैक अगर हो जाता है, तो ऐसे लोगों को रोज़ा जो है वो नहीं रखना चाहिए। जैसे अगर अल्लाह ताला ने उनको कहा है कि अगर आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप उसका फ़िदिया दे दें, जैसे फ़िदिये के बारे में भी हमने बता दिया। तो ग्लूकोज यानी डायबिटिक के पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा करके। आपने बहुत अच्छा बताया। प्रोफेसर सलमा कुंदी, आपका हाथ खड़ा था, रेस्ड योर हैंड, डॉक्टर सलमा कुंदी। जी जी सर, प्रोफेसर। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर आयशा से कि फास्टिंग का इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आजकल बहुत से लोग कीटो डाइट की बात करते हैं। हाउ डज दैट मिमिक फास्टिंग, या दोनों का कोई मुश्तरका एक तरह का पाथवे है या नहीं है? एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप समझा दें। कैन यू हेयर मी? यस यस आपको यस। आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर अपना आयशा, आप अनम्यूट करें। जी जी। जी जी जी। अच्छा, ऐसा है कि जब हम कीटो डाइट ले रहे होते हैं, जो कि एक लो कार्ब हाई फैट डाइट जिसे हम कहते हैं, उसके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ड्रॉबैक्स हैं। क्योंकि जब हम इस तरह की डाइट ले रहे होते हैं तो हम एक मेजर फूड ग्रुप को अपनी डाइट से लैमिनेट कर रहे हैं, जैसे कि फ्रूट्स को, होल ग्रेन्स को। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि विटामिन की डिफिशियंसीज बहुत ज्यादा हो जाती है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की। और अगर आपका क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग फास्टिंग अगर हम कीटो डाइट ले रहे हैं, तो मैं तो इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी फास्टिंग जब हम कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद हमारी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस होना शुरू हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। ऑलरेडी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे होते हैं, और साथ अगर हम कीटो डाइट ले रहे हैं तो फिर तो सिग्निफिकेंट जो है, कह लें कि एक कमी हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, मैग्नीशियम की, पोटाशियम की भी, उसमें का कैल्शियम फाइबर्स की। मैं कीटो डाइट के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, खास तौर पे फास्टिंग के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई बिलीव कि देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस डाइट विद पोर्शन कंट्रोल। थैंक यू जी, सो मच। इसके अलावा कीटोन के ऊपर, कीटो डाइट के ऊपर एक क्वेश्चन किसी ने किया है, मैंने उसका जवाब तफसील से दे दिया है। कीटोन उस वक्त काम करना शुरू करते हैं जब आपकी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता, लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, लाइक फास्टिंग, लाइक एक्सरसाइज, या इस तरह की बहुत सारी दूसरी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर कीटोन फिर है। आपका ब्रेन के लिए भी, और आपके दूसरे लिवर आपको इसको प्रोड्यूस करता है कीटोन्स के। लेकिन कीटोन का लेवल बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए, तो वो भी एक कोमा की शक्ल में चला जाता है, और वो एक डेंजरस इफेक्ट आता है। एनी अदर बॉडी टू आस्क द क्वेश्चन? जी डॉक्टर फहद जवाद जी, आपने शेयरिंग की अपनी स्कोरिंग को, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? जी राशिद साहब। सर ये क्वेश्चन तो भी कह लें, लेकिन मैं कुछ एक दो कमेंट करना चाहता हूँ। दो चीज़ें जो खासकर डॉक्टरों के लिए और पेशेंट्स के लिए भी। डॉक्टर्स के लिए ये है कि पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर से ही पूछते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ है, मैंने रोज़ा रखना है या नहीं रखना है, या तोड़ दूं या ना तोड़ दूं। आलिम इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। आलिम के पास ये इख्तियार है कि वो कह देता है कि बीमारी में आप रोज़ा तोड़ सकते हैं या ना रखें। डॉक्टरों को ये इल्म होना बहुत ज़रूरी है, दीनी मसाइल का भी ज़रूर, ख़ासकर एक मुसलमान डॉक्टर को। तो वो अपने दीन की भी स्टडी रखेंगे कि किस कंडीशन में रोज़ा टूटता है, इनहेलर से टूटता है, नहीं टूटता, इंजेक्शन से टूटता है, नहीं टूटता, और किस कंडीशन में आपकी बीमारी ज़्यादा हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी एक चीज़। दूसरा ये कि जब अब हमें भी और आवाम को भी रोज़े के फ़वाइद पता चल गए हैं, तो ये उलमा ने बड़ा एक फतवा दिया है, बड़ा नाजुक सा मसला है। जब आप रोज़ा रख रहे हैं और अगर आपकी नीयत ये कर रहे हैं कि मुझे मेडिकली फ़ायदा है, मेरी डायबिटीज़ ठीक होगी, तो आपके रोज़े का सवाब नहीं मिलता। आपने नीयत रोज़े की फ़र्ज़ की रखनी है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर फ़र्ज़ किया है, ये रोज़ा है, ये मैंने रखना है, आपको फ़वाइद उसके ऑटोमेटिक मिलेंगे।
लेकिन अगर आप वो फवायद के नीयत से रखेंगे फिर तो वो तो नॉन स्लिप कर रहे हैं। तो ये चीज के हम उसी तो रखिए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर राशिद साहब। और एक और जिक्र हुआ यहाँ का ऑटोफेजी का। ऑटोफेजी भूख में कब शुरू होती है? एक्चुअली जब हम हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी के 30 ट्रिलियन सेल जो हैं वो ट्रैश से भर चुके होते हैं। हम सारा साल खाते हैं ना, तो उससे जब वो भर चुके होते हैं तो उसको खाली करने के लिए फास्टिंग है। जो फास्टिंग के चार उसको यानी इस ट्रैश को खाली करने के वैसे तो चार तरीके हैं, लेकिन आखिरी जो है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी शुरू होती है कब? शुरू होती है जो उसकी जब माइक्रो ऑटोफेजी है वो तकरीबन 8 घंटे बाद हल्का हल्का शुरू होती है। जब डॉक्टर ऐशा ने बताया कि आपको एक हल्का सा ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है। ग्लूकोज अगर ऑलरेडी मौजूद है तो फिर उसका ग्लूकोज ड्रॉप ही नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद जो मैक्रो ऑटोफेजी है वो 14 से 16 घंटों के अंदर शुरू होती है। और ये जो 14 से 16 घंटे वाला कंसेप्ट है ना, इससे हमारा एक रोज़ा है। इस रोज़े के अंदर अगर एक दिन आप रोज़ा रखेंगे ना, एक दिन का रोज़ा, वो लिटरेचर ये कहता है कि आपके बॉडी के 12 दिन का जो आपका ट्रैश का बॉडी के अंदर है, फैट है या दूसरी चीज़ें हैं, ग्लूकोज है या वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर 365 दिन का है, वो पिछले आपके लेक्चर में भी वो था, तो तकरीबन 1 माह का रोज़ा रखने से हमारे पूरी बॉडी का ये ऑटोफेजी उस वक्त शुरू होती है जब आपका प्रॉपरली 14 से 18 घंटे का रोज़े का कंसेप्ट आता है। एक बात, दूसरी बात है कि डॉक्टर आयशा ने बड़ा अच्छा एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट जिक्र किया। लेकिन मेरी गुजारिश ये होती है, जो मैंने देखा है कि हमारा जो इब्तदाई दिन होता है, ख़ास तौर पे वो डायबिटिक हैं या दूसरे हैं, वो उनका जो सहरी है वो इतनी हैवी नहीं होनी चाहिए उसका कंसेप्ट। और इसके बाद उसकी अफ्तारी भी इस तरह हैवी नहीं होनी चाहिए, ताकि हम अपने अपने रोज़े के कंसेप्ट को, रोज़े का कंसेप्ट का मतलब होता है भूख, और भूख का एहसास, और दूसरों की भूख का एहसास। तो इसलिए आज का हमारा ये लेक्चर, ये मैसेजेस है कि रोज़ा इंसानी सेहत के लिए बहुत अहम है। क्योंकि जो अल्लाह ने अगर ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं तो उसके पीछे भी कुछ मंतक है, कुछ हकीकत है। और अगर हम बीमार हैं और हम रोज़ा नहीं रख सकते तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर भी, और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर भी एक कोई फिदिया या उस तरह दे के हम इसके रोज़े के मसाइल के साथ गुजर सकते हैं। जी डॉक्टर ज़मीर, प्रोफेसर ज़मीर हसन साहब नकवी साहब। जी प्रोफेसर ज़मीर हसन नकवी साहब। रहमतुल्लाह बरकातो। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुलाजिम सैन साहब, हमारा सवाल ये है कि 14 से 18 घंटे की जब हमें फास्टिंग चाहिए, अब जब रमज़ान शरीफ में हम आते हैं तो हमारा जो नॉर्मली ट्रेंड है पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का या ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग सहरी भी बड़ी फुल फ्लैज खाते हैं इस हाँ, यही जिक्र मैंने किया कंसेप्ट था, यही जिक्र किया था। इस कंसेप्ट के साथ खाते हैं कि हमने पूरा दिन जो है भूखा रहना है। अच्छा, बिल्कुल। फिर जब अफ्तारी करते हैं तो उसमें हम तली हुई चीजें जिसमें समोसे हैं, रोल हैं, दिस दैट, उनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब पहले तो 14 से 18 आवर्स हमारी वो फास्टिंग प्रॉपर नहीं होती। अगर होती है, हम ऑयली और बेकरी आइटम जो अफ्तारी में लेते हैं और जो हैवी सहरी करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम एक मील में अपने बीन्स रखें, लाइक काला चना, रेड बीन, वाइट बीन, तो आई थिंक सो कि इट वुड बी बेटर। अदरवाइज हमारा रमजान शरीफ में जो ट्रैश है वो पूरे 11 महीनों की निस्बत ज्यादा फुल हो जाएगा। जी एज पर डॉक्टर माई, आयशा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? डॉक्टर आयशा उस्मान। या दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर आयशा साहबा। जी डॉक्टर आयशा उस्मान। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले भी यही था कि नॉर्मली, और इवन अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं या वैसे अगर हम फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं, हम कुछ भी नाश्ता कर रहे हैं या दोपहर का खाना कर रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको पता हो कि जी पोर्शन कंट्रोल क्या चीज़ है। पोर्शन कंट्रोल ये है कि जिस तरह हम अपने पुराने स्कूलों में पढ़ा करते थे, ट्रायंगल होता था हम्म। जिसमें डिफरेंट हम्म। पार्ट्स ऑफ फूड होते थे। अगर हम उसी को फॉलो, तो उसमें देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन, फैट्स, सारा कुछ, फ्रूट्स भी हैं, दही। तो हमारी जो सहरी होनी चाहिए उसमें अगर हम एक रोटी खा ले या एक पराठा खा ले, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आप साथ सालन ले रहे हैं या कोई लोग सालन की बजाय अंडा लेना चाहते हैं, फाइन। थोड़ा दही लेना चाह रहे हैं साथ, या लस्सी, तो एक बैलेंस है जिसमें हर चीज का एक पोर्शन है।
और एक कंट्रोल वे में। ये नहीं कि आप 2 पराठे 3 पराठे खा रहे हैं, अंडा 2 अंडे खा रहे हैं, दही का पूरा प्याला भी पी रहे हैं और 3-4 ग्लास लस्सी के भी पी रहे हैं इस वजह से कि जी प्यास नहीं लगेगी। तो ये सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कुछ लोग फॉलो करते हैं। तो आई बिलीव दैट देयर शुड बी अ पोर्शन ऑफ एवरी ग्रुप ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों जिसमें रोटी या पराठे की शक्ल में, आपके प्रोटीन्स भी हों शामिल अंडे की शक्ल में या वैसे, और नट्स आप ले सकते हैं। कोई लोग सुबह कोई फल खाना चाहते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो हमारे माइंड में होता है कि अगर हम भर के खाएंगे तो हम पूरा दिन इजी रहेंगे, बल्कि आई गेस कि वो स्टमक इश्यूज आपको हो जाएंगे, आपकी एसिडिटी हो जाएगी जो कि आपको डिस्टर्ब करेगी। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। Thank you, Dr. Aisha Usman. Over to you, Dr. Salma Kundi, to conclude today's session. Professor Salma Kundi, over to you to conclude today's session. Dr. Kaisar Sajjad, are you there? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके, मेरा ख्याल है आप कंक्लूड कर दे, मैडम का कोई इशू हो गया। जी जी। ओके, मैं एक्चुअली आई एम सॉरी, आई एम थोड़ा लेट भी हुआ था, लेकिन एनी हाउ ये दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू। मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि ये बड़ा कैसर मैडम भाई आगे। आप कंक्लूड करें। आई एम सो सॉरी, मुझसे ये वो म्यूट नहीं खुल रहा था, अच्छा सॉरी। चले इसके चले बाद आप आप कंक्लूड नहीं करें। नहीं, आप कर ले मैडम, बस नहीं मैं नहीं कर रही, नहीं, प्लीज कैसर भाई आप करें। ओके। आज बस बहुत शुक्रिया मुलाजिम साहब। एक्चुअली ये आज पहला दिन था रोजे का। सबको रमजान मुबारक हो और खैरियत से रमजान गुजर जाए हमारी। इस जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि लोगों को बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता है, एंड पीपल आर समटाइम डूइंग रॉन्ग थिंग्स इन फास्टिंग्स। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और बहुत अच्छा हमें मालूमात हुई इस पे। एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग एडिक्ट होते हैं, मुलाजिम साहब ने जो बेनिफिट्स और जो क्या कहते हैं डॉक्टर आयशा ने जो बताया, उसमें जो लोग एडिक्ट होते हैं वो अक्सर हमसे उमूमन पूछते हैं कि जी ये हम कैसे छोड़ सकते हैं, लाइक सिगरेट से, चालिया और ये वो। तो ये इतना अच्छा मौका होता है कि जब हम अफ्तार से, सहरी से लेके अफ्तार तक बर्दाश्त कर लेते हैं तो वी कैन टॉलरेट मोर। मतलब अफ्तार से लेके सहरी तक भी अगर आप वो चीज़ सिगरेट और या कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको ना यूज़ करें तो आप इसको, एक अच्छा महीना है आपकी प्रैक्टिस करने का, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी के आज इतवार को आपने स्पेयर किया। डेफिनेटली ये सिस्टम जो है हमारा वेबिनार का, ये माशाल्लाह से चल रहा है और इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। मुलाजिम साहब और डॉक्टर सलमा कुंडी की इनकी इनकी सरपरस्ती में। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया। सर एक क्वेश्चन है सर, प्लीज। जी, क्वेश्चन किसी ने पूछा कि सहरी में हम चाय के साथ दही ले सकते हैं? यार, चाय की अब्जॉर्प्शन जो है वो हो पाती है कि नहीं? वैसे मैं इसका थोड़ा सा ये बात कहना चाहूंगी अगर इजाजत हो तो, कि चाय की अब्जॉर्प्शन कराना इतना जरूरी नहीं होता जितना कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कराना बॉडी में जरूरी होता है। तो अगर हम चाय के सुबह सहरी में, क्योंकि जल्दी होती है, रोजा जल्दी जल्दी हर चीज खाई जा रही होती है, चाय भी साथ ही उंडे लेते हैं हम अपने अंदर। उसमें ये है कि जो चाय में एक टेनिन होता है वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेता है और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में कम हो जाती है। तो और क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम हर चीज साथ साथ ही कर रहे होते हैं, चाय भी साथ ही पी लेते हैं, इतना वक्फा नहीं। अमूमन तो ये है कि अगर हम दही खा रहे हैं या दूध पी रहे हैं या कैल्शियम के, जिसमें ऐसी कैल्शियम है, उसके एटलीस्ट घंटे बाद या आधे घंटे बाद हम चाय का इस्तेमाल करें। लेकिन ठीक है, एक मंथ में अगर हम इस तरह का स्टाइल अपना लेते हैं तो डजेंट मैटर, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग चाय के बगैर जो है वो अपना दिन
नहीं गुजार सकते तो इट्स फाइन, लेकिन हाँ चाय की कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत है कि वो कम हो जाती है अगर दही साथ लिया जा रहा है तो। Any हेलो other question? Any other question? आयशा से किसी ने कुछ और पूछना है? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताहिरा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था मैडम से। जी जी फरमाएं। मैडम, बहुत सारे लोग जैसे अफ्तारी के वक्त दूध के अंदर कहते हैं कि हम कोक या स्प्राइट डाल के पीते हैं, तो उसका भी बता दें अगर कि वो मुझे ये पता तो है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कि क्या उसके मेडिकल एस्पेक्ट से वो किस तरह से बेहतर नहीं है। थैंक यू। जी आयशा, the question is for you. जी जी। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम दूध सोडे की बात कर रही होंगी, तो अब आप देखें कि दूध में एक कार्बोनेटेड सोडा हम शामिल करें, ठीक है। तो एक जनरली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की अगर हम बात करें तो उसके बिल्कुल साइड इफेक्ट्स होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, जैसे कि ब्लॉटिंग करता है वो, ठीक है, आपका एसिड रिफ्लेक्स करता है, या फिर अब सोडे में ऑब्वियसली हाई शुगर है, ठीक है। तो आपने पूरा दिन फास्टिंग की और आपने जब अपना तो आपने एकदम हाई शुगर इनटेक किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक करती है, जिसके बाद आप अक्सर लोग कहते हैं ना रोजा खोलने के बाद हम एकदम डाउन फील करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि हम अपना जो आगाज है, जब हम अपना फास्ट ब्रेक करते हैं, हम हाई शुगर की चीजों से करते हैं, जिसकी वजह से एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक होती है और उसके बाद एकदम एनर्जी क्रैश डाउन होता है। तो हमने जब भी अपनी इफ्तार करनी है, खजूर जो कि जिसमें बहुत मुनासिब मीठा है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो उसके बाद आप कम जिसमें शुगर और सोडा में तो वैसे ही बहुत शुगर होती है, और अगर हम दूध में शामिल करके तो हमने दूध की ही जो कह लें कि इम्पोर्टेंस है उसको हमने ख़राब कर दिया। तो मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, इस तरह की ड्रिंक्स के हक में बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच। चलें आयशा, फाइनली और कोई क्वेश्चंस के लिए हाथ नहीं रेज करे। फाइनली आप ये मुझे बता दें कि हमारी हाउसवाइफ्स बेचारियां इफ्तारी के वक्त काम कर कर के थक जाती हैं। What would be one wholesome good dish for the family to utilize? कभी किसी के नौकर छुट्टी पे हों, नहीं कर सकें, तो आप न्यूट्रिशन वाइज बताएं कि इफ्तारी के टाइम पे एक ऐसी डिश कौन सी होनी चाहिए फैमिली के लिए जो इंसान बनाए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आलू चने की चाट, ये एक ऐसी चीज है जिसमें सारी चीजें मौजूद हैं, हेल्दी ओके भी है गुड। और एपेटाइजिंग भी है। और अगर फ्रूट चाट की बात की जाए तो फ्रूट चाट, अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं डायबिटिक भी होते हैं, और तो वो एकदम से फ्रूट चाट में इटसेल्फ पे हम जूस भी डाल रहे होते हैं, वो ऑलरेडी मीठी होती है, उसमें फिर हर बंदे का अपना अंदाज होता है बनाने का। तो या तो अगर आप वैसे फ्रूट ले लें इंस्टेंट, सही है, लेकिन बेहतर है कि आप चना चाट या दही बड़े, इसमें हर तरह के न्यूट्रिशंस भी हैं और एपेटाइट भी बेहतर होती है और आपको एक एनर्जी भी मिलती है। तो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड। Okay, Aisha, thank you so very much. Chalein ji, all the participants, I'm really honored to have you on this forum today on a Sunday and the first Rosa. And let's have happy iftaris with our fruit charts and dahi bhales and good eating habits. Have a great Ramadan. Thank you, Dr. Aisha. It was a pleasure having you here. Stay blessed. Pakistan Zindabad. Thank you. Thank you so much.